नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी द्वारा पीएचडी के एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो कि उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं या उच्च शिक्षा में संबंधित उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं, है ना। पिछले दिनों मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, उसके सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम्स कब होते हैं और उसकी तैयारी कैसे की जाए। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ का क्या लाभ है ना। फिलहाल ही यूजीसी ने पीएचडी में एडमिशन को लेकर एक कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें अब जितने भी भारत के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी पीएचडी के लिए कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, वो उसमें एडमिशन किस तरह से होंगे उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं या जाना चाहते हैं, है ना। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और हम जानने के पूरी प्रयास करते हैं कि यूजीसी ने क्या कहा है पीएचडी एडमिशन से संबंधित, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह नोटिस जो है 27 मार्च को आई है और इसमें पीएचडी एडमिशन संबंधित बात कही गई है। इससे पहले आप समझ लीजिए कि पहले क्या होता था। तो इससे पहले पीएचडी में एडमिशन के जो प्रक्रियाएं थे वो दो तरीके से होती थी। एक प्रक्रिया तो यह थी कि अगर किसी ने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करी है तो उन लोगों को डायरेक्ट कई यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती थी कि वो आप डायरेक्ट अपना जो रिसर्च का काम है उस टॉपिक से संबंधित सिनॉप्सिस प्रपोजल लेकर आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए। तो आप इंटरव्यू के बाद आप शॉर्टलिस्टेड होते थे और आपको एडमिशन पीएचडी में होता था, एक तरीका। दूसरा तरीका यह था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते थे कि एंट्रेंस एग्जाम होते थे और उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके स्कोर्स आते थे, उस कोर्स में आप शॉर्टलिस्टेड होते थे और आपको फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था और फिर एडमिशन होती थी। यह प्रक्रिया थी कुल मिला के एडमिशन के लिए, है ना। इसमें यह था कि आप या तो नेट जेआरएफ पास हों तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप कोई जो भी जितने भी मेरे ख्याल से भी 80 आसपास सब्जेक्ट हैं यूजीसी के लिस्ट में, जिसमें कि नेट जेआरएफ की परीक्षा नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है ना। तो उन 80 विषयों में अगर आपने मास्टर भी की हुई है तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप स्कोर लाकर आप पीएचडी में एनरोल हो सकते थे। तो दो तरीके हो गए, एक तो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पास करके आप जा सकते थे या फिर एंट्रेंस के थ्रू जा सकते थे। ये दो तरीकों के माध्यम से आप पीएचडी में एनरोल हो सकते थे। यह थी पूर्व की प्रक्रिया। अब जो नई प्रक्रिया आई है वो क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे, है ना। चूंकि बहुत बड़ी बदलाव है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रुचि रखते हैं। तो ये जो पहली है दो कह सकते हैं कि पैराग्राफ, उसमें पूर्ण में जो होती थी उसके बारे में बात कही गई है। और देखिए, यूजीसी की एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि कह सकते हैं उसकी 578 मीटिंग हुई, उसमें क्या ये कह सकते हैं कि जो बदलाव आए ये इस मीटिंग से होकर आई, है ना। तो अब क्या होगी इसके बारे में बात कही गई है। तो अब मैं समझा देता हूँ कि वो क्या होंगी अब। तो यह रिसेंट गाइडलाइन ये कहती है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको नेट का एग्जाम देना अनिवार्य है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में जो पीएचडी का एडमिशन लेती है वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले पाएगी, सीधी सी बात है। आपको नेट के एग्जाम में बैठना होगा। बस एक चीज उसने जोड़ दिया है कि पहले जो नेट के एग्जाम होते थे उसमें दो तरह के रिजल्ट होते थे। एक होता था जिसमें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर विद जेआरएफ होते थे और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली होते थे, है ना। मतलब केवल नेट होते थे और एक होता था नेट जेआरएफ। तो नेट जेआरएफ कौन होते थे? जो कि कह सकते हैं नेट में ही जो लोग टॉपर्स होते थे, जो कह सकते हैं कि उत्कृष्ट जिनका रिजल्ट होता था, उनमें से 1% लोगों को जेआरएफ कंसिडर किया जाता था और बाकी जो लोग रहते थे 6% आसपास, उनको नेट कंसिडर किया जाता था। ये बात थी। अब की जो परीक्षा होगी नेट की, उसमें 3 तरह से रिजल्ट दिए जाएंगे। पहली जो कैटेगरी जिसमें इसमें देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 जो है उसमें कह रहा है कि वो जेआरएफ जैसे कि पहले होती थी, है ना। आप देखेंगे इसमें, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो पहले क्या था वो तो मैंने बता दिया। अब क्या है कि पहले तो है कि जेआरएफ, पहले कैटेगरी में आप जेआरएफ होंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ, ये जेआरएफ हो गया आपको। फिर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही आपको पीएचडी की भी इसमें आपको क्या है एलिजिबिलिटी दे दी जाएगी, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी में आप एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, आपके पास जेआरएफ नहीं फिर भी एडमिशन, आप पीएचडी के एडमिशन की एलिजिबिलिटी रखते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, है ना।
अब एज भी इसी बीच आप ये भी जान लीजिए कि भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपके पास नेट पास होना चाहिए कम से कम, है ना। पीएचडी भले ना हो लेकिन नेट पास होना चाहिए, यह मिनिमम एलिजिबिलिटी थी। अब यहाँ आते हैं वीडियो में, जो नेट का रिजल्ट होगा उसमें 3 कैटेगरी होंगी, जो पहला बताया जेआरएफ, दूसरा बताया कि नेट और पीएचडी की एलिजिबिलिटी। जेआरएफ वालों के पास भी नेट सबका एलिजिबिलिटी है ही, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी रखता है और वो पीएचडी में एडमिशन की भी एलिजिबिलिटी रखता है। दूसरी कैटेगरी में आपके पास जेआरएफ नहीं, मतलब जेआरएफ का मतलब आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी, है ना। फेलोशिप जनरली जेआरएफ जो लोग होते हैं उनको 40,000 रुपये की पर मंथ फेलोशिप दी जाती है ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ देयर पीएचडी। ओके, तो ये बात थी। तीसरी कैटेगरी जो कि नया जुड़ा है और यही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए हमें यह वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, तो इसको समझना जरूरी है। यह क्या है, तो यह है सीधे सीधी आप पीएचडी में एडमिशन करने की एलिजिबिलिटी, मतलब कि जेआरएफ नेट उसके बाद पीएचडी में एडमिशन की एलिजिबिलिटी के लिए भी आपको रिजल्ट देगा। अब मतलब एडमिशन जब कोई भी पीएचडी में लेगा तो इस आधार पर उसकी एडमिशन होगी कि उसके नेट में स्कोर्स क्या रहे हैं, उसके अंक जो स्कोर करता है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप फिलहाल ही कुछ दिनों पहले मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप एक बार देख सकते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दरअसल ये है क्या, है ना। तो अभी वीडियो पर आते हैं। तो तीसरी कैटेगरी के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी दी जाएगी, ये बात कही गई है ना। तो ये बात हो गई। देखिए अब आगे क्या बात है, ये देखिए उसको डेटा में बढ़िया से समझाने की कोशिश की गई है कि यह क्या है। दरअसल मेरे ख्याल से दिखनी चाहिए, है ना। तो 3 कैटेगरी में होंगी, इसके थ्रू ही एडमिशन होंगे। देखिए एक यह वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आपको वीडियो यूट्यूब पर इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज बन जाएंगे। जब से आया है यह गाइडलाइन उसके बाद से बहुत सारे वीडियो बने हैं, है ना, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे वीडियो भी बने हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो झारखंड के विद्यार्थी हैं उनकी उच्च शिक्षा में थोड़ी रुझान रुचि और इंटरेस्ट कम दिखता है। ठीक है आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको नौकरी सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेनी भी चाहिए। लेकिन जो कोई उच्च शिक्षा में जाना चाहता है और रुचि रखनी चाहिए, आप नौकरी करते भी पढ़ सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। पार्ट टाइम पीएचडी भी होती है आजकल और फुल टाइम पीएचडी भी होती है ना। तो बहुत कम पार्टिसिपेशन दिखता है हमारे आसपास के लोगों में, उस तरीके की उच्च शिक्षा के प्रति कोई रुझान ही नहीं है। हमारे यहाँ भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ आप देखेंगे, अगर आप ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चले कि झारखंड के लोग मेरे ख्याल से बहुत कम हैं। मतलब मुझे लगता है कि पूरे देश के जो राज्य हैं उनमें पीएचडी में एनरोलमेंट आप देखेंगे तो झारखंड वन ऑफ द लिस्ट कैटेगरी में आएगा, सबसे नीचे में से में आएगा। उसमें लगभग बहुत कम 2-3 हज़ार लोग ही इनरोल होते हैं हर साल। तो इस तरीके की कुछ डेटा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो लोग हैं वो देखें और जो लोग इंटरेस्टेड है उनको ये बात कन्वे करें, ताकि उस शिक्षा के प्रति अपडेटेड रहें और पढ़े लिखें समझें। तब तो थोड़ा आप आसपास के लोगों को जगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है वो शिक्षा एक आपको बहुत कुछ देता है, आपके मन मस्तक को खोलता है, आपके बहुत सारे अवसरों को खोलता है। और नेट जेआरएफ के बारे में मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रूर मास्टर कर लेते हैं लेकिन वो नेट जेआरएफ के बारे में जानते तक नहीं। तो इस तरीके की अज्ञानता और कह सकते हैं कि अजागरूकता है। तो हमें अपडेटेड रहना चाहिए, जो चीज़ें जो संशोधन होते हैं, और न केवल जागरूक रहना चाहिए बल्कि उसमें टेक पार्ट भी करना चाहिए ताकि हम इसमें पार्टिसिपेशन कर पाएँ, है ना। तो इसलिए तो इसमें क्या बात है और जो जानने लायक है, तो ये बात मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी भारत की एंट्रेंस नहीं लेगी। एडमिशन के लिए नेट एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हो गया है। बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, ये तो पहले से बात तय थी, है ना। अब और ये कब से लागू हो जाएगी, ये लागू हो जाएगी आपकी ये 2024-25 के सेशन में जो भी पीएचडी में एनरोल होंगे उनके मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो भी जाएंगे तो उनके लिए नेट स्कोर मायने रख जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यह जो परीक्षा है नेट एग्ज़ाम आप जानते हैं 2 बार होता है साल भर में, जून और दिसंबर में मतलब इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है ना। और जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो यह जो परीक्षा है इस परीक्षा की वैलिडिटी केवल 1 साल की होगी। मतलब यदि आपने नेट पास किया है
और आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा नहीं है ना, ये बात है, 1 साल के अंतर्गत आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ये। लेकिन ये कैटेगरी 1 और 2 के लिए ये एप्लीकेबल है। कैटेगरी 1 और 2 में क्या है, कैटेगरी 1 और 2 जैसे कि 2 जो है आपका नेट दे रहा है आपको, उसके साथ पीएचडी में एडमिशन की एलिजिबिलिटी, और तीसरा जो कैटेगरी है वो केवल आपको पीएचडी में एडमिशन की एलिजिबिलिटी दे रहा है। आरजेआरएफ का तो 3 साल का है, उसमें कोई संशोधन नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो ये समझ अंडरस्टूड है कि जेआरएफ अगर आपका है तो आपको 3 साल के अंतर्गत आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेट हैं और केवल पीएचडी की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको साल भर के अंदर आपको एडमिशन ले लेना होगा, अदरवाइज आपका स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। ये अगर नेट पास हैं तो वो एलिजिबिलिटी आपको आजीवन रहेगा कि आप हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन आपको एडमिशन के लिए वो स्कोर मतलब कि वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वैलिडिटी 1 साल की ही है ना, ये बात है। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये एडमिशन के लिए भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अगर एक बार नेट पास है तो आराम से इंटरव्यू दे सकते थे और जा सकते थे, यह प्रक्रिया थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखी जानी चाहिए। हाँ, और क्या बात है जो आपको बतानी है इसमें, देखिए 1-2 बात और है। हाँ, इसमें देखिए ये सब जानने वाली बात है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विथ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो इसमें यह बात कहा है कि पहले जो रिजल्ट, अगर कोई सब्जेक्ट में एक ही दिन परीक्षा हुई, जैसे कई ऐसे पेपर्स कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो उसमें परसेंटाइल में पहले रिजल्ट आता था, है ना। और अगर एक ही बार हुआ एग्जाम तो उसको ऐसे मतलब कि अंक में आता था, उसको परसेंटाइल में नहीं आता था, उसको स्कोर्स देता था डायरेक्ट। अब का क्या कह रहा है कि अब जितने भी रिजल्ट आएंगे उसमें परसेंटाइल भी होगा प्लस स्कोर्स भी होगा, और ये इसलिए ताकि इसको आपका पीएचडी के एडमिशन में कंसिडर किया जाए, ये बात है। दूसरी बात देखते हैं, द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। ये बात है। इसमें क्या बात कह रहा है कि जो जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे अर्थात कैटेगरी 1 के जो लोग हैं उनके लिए क्या बात है, तो कैटेगरी 1 में जो लोग होंगे उनके लिए यह है कि वो सीधे सीधे भारत के किसी भी संस्थान में फॉर्म अप्लाई करके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, और इंटरव्यू में वो जैसे कि मैंने बताया कि आप एक टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक लेकर जाते हैं, उससे संबंधित आपकी इंटरव्यू होती है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में आप अपने जो भी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको कन्विंस करते हैं, अपनी बात बढ़िया से रखते हैं, तो यू आर सेलेक्टेड एज अ कैंडिडेट एज अ रिसर्च स्कॉलर, है ना। तो ये होता है। जेआरएफ के साथ ये है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप इंटरव्यू देंगे और आपको एडमिशन पीएचडी में हो जाएगी, पहली बात। हाँ, दूसरी बात अब क्या है देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी, हाँ इसमें देखिए, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जिसके लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है ना, यही है इसकी पूरी फसाद। तो फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, 70% weightage will be given for test scores and 30% weightage for the interview for admission to PhD programs. The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview और viva voce। तो देखिए ये क्या बात हुई, कैटेगरी 2 और 3 के लिए क्या बात कहा है। तो कैटेगरी 2 और 3 के जो लोग होंगे उनको पीएचडी में एडमिशन के लिए कहा है कि जो आपका नेट में स्कोर है, जो अंक आपको मिला है, जो मार्क्स मिला है, वह 70% वेटेज रखेगा एडमिशन में, और 30% देखिए यहाँ है ना, 70% दैट इज योर नेट स्कोर्स एंड 30%, वेर इट इज 30%, हाँ 30% स्कोर्स विल बी एडेड फ्रॉम इंटरव्यू, है ना। तो इंटरव्यू के 30 और 70 होंगे नेट के। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो नेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई। नेट की वैल्यू तब पहले तो क्या थी, बस असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी एलिजिबिलिटी मिलती थी, है ना। हाँ, और आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बस आप वो देते थे। लेकिन
अब इंटरव्यू मतलब नेट में स्कोर क्या है, ये 70% सीधे सीधे वेटेज रख रहा है ना। तो ये इसकी इस एग्ज़ाम की वैल्यू और वेटेज दोनों बढ़ गई है। अब कह सकते हैं हर तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो समझ लीजिए कि इसमें कंपटीशन भी अब बढ़ेगा, है ना। तो ये बात समझ लेना। तो कैटेगरी 2-3 में जो लोग हैं उनके लिए 70% मार्क्स नेट का और 30% इंटरव्यू का। दूसरी बात क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन इन पीएचडी, जिसकी बात हमने पहले कहा कि यह स्कोर केवल 1 साल के लिए वैलिड है ना, ये बात है। उसके बाद द नोटिफिकेशन एंड, हाँ ये अब इसके बारे में एक और डिटेल ब्रोशर आएगी जिसमें आप पूर्णतः ये बात कही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट हैं ना, आप देखेंगे अभी बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, जैसे जो पहले अभी नोटिफिकेशन आने से पहले जो प्रीवियस दिसंबर में पास किए होंगे, जून में पास किए होंगे, नेट जेआरएफ होंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइन है। उनको तो भाई किन्हीं का परसेंटाइल में होगा, किन्हीं का स्कोर होगा, ऐसे ना, तो उनके लिए क्या होगा, है ना। तो एक बात तो तय है कि जो नेट पास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी तो रखते हैं। और मेरा जो इंट्यूशन कहता है कि अगर इस गाइडलाइन तो अभी आई है, और इससे पहले जो लोग पास हैं और पीएचडी में इनरोल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए यह है कि कम से कम एक मौका तो उनको देगा, साल भर तो देगा। ऐसा तो थोड़ी ना है कि उनको क्या पता था कि ये नियम आएगी। तो मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि उन लोगों को 1 साल का अवसर दिया जाएगा एडमिशन के लिए, और उनकी जो स्कोर है उसको कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो उनको तो वो मौका मिलनी चाहिए और मिलेगी, है ना। फिर भी और इसके संबंध में और क्या डिटेल जानकारी होगी, यह गाइडलाइन जब आएगी और डिटेल में, तो उस पर हम लोग और फिर से बात कर लेंगे। लेकिन मेरा मकसद था कि आप जो लोग, चूँकि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे मतलब हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ों से ना वाकिफ़ हों और नहीं देखते हैं इस तरीके की चीज़ों से। आप कहीं नहीं, आप ग्रेजुएट होते हैं या फिर इंटर होते हैं या फिर उससे भी कम 10th होते हैं और आप बस कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हैं कि क्या होता है। तो आप समझिए ना कि आपको उस शिक्षा में पढ़ने के लिए अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं और आपको नेट जेआरएफ होता है तो आपको 40,000 रुपये सरकार पढ़ने के लिए देती है ना। आप अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ फेलोशिप मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को जानना समझना तो अच्छी बात है ना। और हमारी भागीदारी भी उच्च शिक्षा में बहुत कम है, तो निसंदेह आप लोग भी इसमें ज़रूर रुचि लीजिए और पढ़िए समझिए, है ना। तो यह थी इन्फॉर्मेशन आज की जो आप सबों के साथ मुझे साझा करनी थी। और भी कोई आपके अगर डाउट्स होंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, सॉर्ट आउट कर पाऊँ, है ना। तो ये कुल मिला के आज की वीडियो थी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।